आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे देश में कास्ट सिस्टम किस प्रकार से थी और वो क्या इतनी रिजिड थी कि आप अगर एक किसी कास्ट में जन्म ले लेते हैं तो आप उसे ज़िंदगी भर कभी बदल नहीं सकते। क्या ये बिल्कुल ऐसा था या एक बिल्कुल सामंजस्य और परिवर्तनशील कास्ट सिस्टम था, मतलब जो कि बदला जा सके? तो हम इसे अ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो भारत में जाति और वर्ण, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है? और इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल रियलिटी। वर्ण क्या है? ये थ्योरी है जो थ्योरेटिकल टेक्सुअल बुक में किताबों में लिखी हुई है। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन हमें भी पता है और आप भी जानते हैं कि हकीकत में ये सिर्फ चार जातियां नहीं है। हम न जाने अनगिनत आज 2000 या 2500 के आसपास जातियां और उनकी उपजातियां मौजूद है भारत में। हम सिर्फ चार वर्णों में सीमित नहीं रह गए हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा दिनचर्या, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी अलग अलग व्यवसाय का होना, बहुत सारी अलग अलग व्यवसाय का होना। तो हम ब्रिटिश के आने से पहले जो भी ऑक्यूपेशन करते थे उसके आधार पर हमारी जाति तय होती थी। लेकिन हम इसमें बंद कर नहीं रहते थे कि हम एक ही व्यवसाय करते रहेंगे अपने जीवन भर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यवसाय आपको कुछ समय तक तो रोजी रोटी कमा कर देता है, लेकिन उसके बाद वो व्यवसाय ऑब्सोलीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं वो उतना वायबल नहीं रह जाता इकोनॉमिकली। हमें उतना पैसे कमा कर नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। तो आप जिस व्यवसाय में थे, जरूरी नहीं कि आपका बेटा भी उसी व्यवसाय में उतने पैसे बना ले। तो ये चीजें अंग्रेजों के आने से पहले थी, बिल्कुल। तो उस कारणवश लोग अपना व्यवसाय बदलते थे, और जैसे ही व्यवसाय बदलते थे, अगर अच्छी आमदनी हो रही है तो लोगों का जो सोशल स्टेटस था वो इम्प्रूव होता था, और लोग अपने डेली लाइफ में जो प्रॉपर हो सकता है कि एक लोअर कास्ट में जब होते तो उस तरीके से चीज़ों को पालन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अलग अलग ऑक्यूपेशन में जाकर किसी अच्छे इकोनॉमिकली वायबल ऑक्यूपेशन को पकड़कर अब वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो अपने जाति को पीछे छोड़कर एक नई जाति में प्रवेश हो जाते हैं और सोशल स्टेटस अपना ऊपर कर लेते हैं, और लोग और सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। एक या दो जनरेशन बाद वो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल ही, कि कोई ब्राह्मण था वो क्षत्रिय बन गया, कोई क्षत्रिय था वो व्यवसाय में चला गया। तो ऐसा फ्लूइडिटी बना हुआ था, कोई एक रिजिड सिस्टम नहीं था। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन ऑफ टैग, एक समय के बाद लोग बदल जाते थे, तो कास्ट टैग भी बदल जाता था लोगों के व्यवसाय के साथ। स्टेट फॉर्मेशन एंड राजपूताइजेशन, ये क्या है? राइज फ्रॉम ग्रास रूट। तो जैसे ही कोई ऐसे पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे की ज़्यादा इन्फ्लुएंस है राजपूत का, तो लोग जो आसपास थे वो भी उसी पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग अपने दिनचर्या में उसी कल्चर को अपनाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे एक या दो जनरेशन के बाद वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसकी लगभग आबादी उस पर्टिकुलर एक कास्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उसी में रंग जाते हैं। तो हम उसे संस्कृताइजेशन भी बोला जाता है, जहाँ पे कि लोग अपने लोअर कास्ट से ज्ञान प्राप्त करके लोग अपने आप को अपर कास्ट में लेकर चले जाते हैं, और कुछ जनरेशन बाद उन्हें उनकी जो सोशल स्टेटस होती है वो चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं था कि अगर आप एक जनरेशन में बर्थ हुए हो, आपका जन्म अगर किसी एक कास्ट में हुआ है तो आप उसी कास्ट को जिंदगी भर ढोते रहोगे, ऐसा नहीं होता था। तो अपलिफ्टमेंट भी होता था। वंस इन पावर दे वुड इनवाइट ब्राह्मण्स टू परफॉर्म रिचुअल्स। अलग अलग जो रिचुअल्स होते थे उनको परफॉर्म करके लोग आगे बढ़ जाते थे या फिर अपने कास्ट को चेंज कर देते थे। तो ये मिडेवल टाइम पीरियड में भी हुआ है इंडिया में। फिर कभी कभी राजा इस चीज में हस्तक्षेप करते थे, क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा कास्ट है जो कि अच्छे सर्विस दे रहा है, लॉयल्टी है, उनके प्रति बहुत लॉयल रहा है, तो उनका जो सोशल स्टेटस था उस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वो अपलिफ्ट किया जाता था राजा के ऑर्डर पे। तो उन्हें बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई एक ऐसा फार्मर रहा हो, किसान रहा हो, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अपनी सर्विस राजा के प्रति दी, तो राजा खुश होकर उन्हें बहुत सारा जो जमीन है उनके नाम कर दिया, उनकी कम्युनिटी के नाम कर दिया। इसके बाद उनकी कम्युनिटी जो पीजेंट कम्युनिटी में आती हो, उसके बाद जमीन मिलने के बाद वो लैंडलॉर्ड की कैटेगरी में चले गए हो। तो ये परिवर्तन पहले बहुत आम बात थी।
फिर हम देखते हैं माइग्रेशन एंड फ्रंटियर। अब जैसे किसी एक जगह पर अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको मिली है, तो आप ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो ये चीज़ उस समय पर भी थी, और लोग अगर ऐसा महसूस करते थे कि उनके सोसाइटी में जहाँ पे वो गांव में रह रहे हैं उन्हें उतना स्टेटस उनका ऊपर नहीं हो पा रहा है, तो लोग मूव करते थे दूसरे जगह पर, दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, जहाँ पर वो एक अलग व्यवसाय में अपने आप को सम्मिलित करते थे, और फिर उनका जो सोशल स्टेटस था वो उस व्यवसाय के आधार पर चेंज हो जाता। तो ये माइग्रेशन के आधार पर भी हो रहा था। फिर भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट। तो जब आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, खासकर मुस्लिम आक्रांताओं ने, तर्क ने, तो उस समय पर भारत में उसी के पैरेलल में भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुई थी उसमें कोई भी जाति की लिमिटेशन नहीं थी कि अगर आप लोअर कास्ट से हैं तो आप इस मूवमेंट में शामिल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल ही था ही नहीं प्रेजेंट। ग्राउंड रियलिटी ये थी कि अलग अलग कास्ट के लोग आ रहे हैं और उस भक्ति मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी स्पिरिचुअल इक्वालिटी भी उसी तरीके से थी, किसी भी तरीके का कास्ट बाउंडेशन नहीं था, ना कोई जाति का। तो ये बिल्कुल सामंजस्य थी और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इसमें आगे बढ़ रहे थे और हिस्सा ले रहे थे। इकोनॉमिक और वेल्थ ट्रांजिशन, सोशल स्टेटस, जैसा कि मैंने बताया, संस्कृताइजेशन, ये वर्ड, लोअर कास्ट के लोग जैसे ही बहुत अच्छा खासा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेते थे तो लोग रिचुअल्स परफॉर्म करके अपने आप के डेली हैबिट्स को चेंज करके वो भी अपर कास्ट में इनरोल हो जाते थे, या फिर उनके दिनचर्या को वो लोग पालन करने लगते थे, और जो लोअर कास्ट के एक ऑक्यूपेशन था वो छोड़ देते थे, और लोग जाति बदल जाती थी लोगों की। तो ये बहुत कॉमन रहा है पहले के टाइम में। तो चाहे वो मराठास हो, पाटीदार्स, रेडीज हो, इन सब ने अपने कास्ट को अपलिफ्ट किया है इसी तरीके से। फिर अब देखते हैं कि ब्रिटिश काल में क्या हुआ। तो अंग्रेज जैसे आए उन्होंने सबसे पहले एक स्टडी कराया था कि कितनी सारी गुरुकुल हैं भारत में। तो सिर्फ बंगाल प्रांत में उस समय में लगभग 1 लाख के आसपास गुरुकुल थे जब ये सेंसस कराया गया था 1850 के आसपास में। तो उन्हें ये देखकर डर लगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम पहले से चल रही है और उसमें यूनिटी भी है, कोई किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है ग्राउंड लेवल पर। गांव में लोग एक दूसरे के साथ इंक्लूसिव थे, साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं, साथ में चीज़ें सीख रहे हैं, तो स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती थी। और ज़्यादातर गांव में जितने भी पीपल्स थे उसमें सिर्फ 10% ही जो अपर कास्ट के ब्राह्मण से या फिर क्षत्रिय थे वो पढ़ाई करते थे। ज़्यादातर जगहों पर जो ओबीसी या जो एससी या एसटी के लोग थे वही वहाँ पर दिखाई देते थे पढ़ते हुए। तो ये चीज़ें देखकर अंग्रेजों को लगा कि हमें यहाँ पर शासन करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप काबू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनको एक सेगमेंट में बांटना पड़ेगा, एक दूसरे से उन्हें मतभेद पैदा करना पड़ेगा उनके मन में, ताकि वो यूनिटी ना बना पाए कभी आपके खिलाफ। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की जो नीति थी उसको हर एक अलग अलग मीडियम के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश किया, चाहे वो पॉलिटिकल टूल्स हो, चाहे वो उस समय का मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, और उस समय की जो आर्ट थी उसके तहत। तो हर एक टूल्स को उन्होंने डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के तहत अप्लाई किया और उसमें उन्होंने बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल की। उन्होंने क्या किया, लोगों को एक पर्टिकुलर कास्ट में बांटना शुरू किया। कि अब पहले क्या था, लोग जो मान लेते हैं कोई खेती कर रहा है तो जो किसान था उस टाइम पे ऐसा नहीं कि वो सालों साल बस किसानी ही कर रहा है। जब युद्ध का समय आता था तो वही किसान युद्ध में भी भाग लेते थे। जब व्यापार का समय आता था तो वही किसान अपने अनाज को व्यापारियों को बेचते थे या फिर खुद भी व्यापारी का एक रोल निभा रहे होते थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि एक व्यापारी वर्ग होता था वही व्यापार जिंदगी भर करता था। व्यापारी भी किसानी और खेती करता था और ब्राह्मण भी खेती करते थे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अंग्रेजों ने एक नया अपना एक सर्वे किया और एक कानून ला दिया कि आपको अब एक सोशल स्टेटस दिया जाएगा। आप किस जगह पर रैंक करते हैं भारत में, इस चीज़ को देखने के लिए आपके वर्ण व्यवस्था के आधार पर आपको रैंक किया जाएगा और वर्ण व्यवस्था आपके ऑक्यूपेशन के आधार पर आपको दी जाएगी। तो उस समय पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 या 3 या 4 अलग अलग ऑक्यूपेशन में एक साथ संलग्न थे। हो सकता है कोई ऐसा था जो क्षत्रिय हो लेकिन जब वॉर का टाइम नहीं होता हो तब वो खेती में या फिर व्यापार में या फिर आर्ट में वो अपने आप को किसी भी न किसी तरीके से कमाने का साधन वो ढूंढते। और ये चीज़ था
तो इसके कॉन्ट्रास्ट में इसको रिजिट करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये ब्लॉक खड़ा किया कि आप एक पर्टिकुलर बॉक्स में फिट आते हैं तो ही आप इस पर्टिकुलर रीजन में आप रह रहे होंगे, आपको नौकरी मिलेगी, आपको यहाँ का लैंग्वेज और यहाँ का जो एक तरीके से इंडिजिनस आइडेंटिटी है वो आपकी बनेगी। तो इससे क्या हुआ, जो भारत की फ्लूइडिटी थी वो खत्म हो गई। अब लोग जो एक घेरे के अंदर बंद है वो बाहर नहीं निकल सकते, वो किसी दूसरे आकाश से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिए कि मैं ऊपर हूँ नीचे हूँ। लोग इसी में आपस में ही लड़ना शुरू कर दिए कि मैं ऊपर जाति में जाऊंगा, तुम नीचे जाति में जाओगे। उसके लिए लोग ब्राइब देना अंग्रेजों को, जो सर्वे होता था उसमें अलग से अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इन सब चीज़ों का बहुत गहरा प्रभाव हमारे मानसिक आधार पर पड़ा लोगों के ऊपर। एज ए सोसाइटी आप अब यूनाइट नहीं रहे और इसका आज भी प्रभाव हमें देखने को बहुत अच्छे से मिलता है। और ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पे कैसे अलग अलग पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती है। तो ये जो ऑक्यूपेशन एडेप्टेशन था, चाहे वो फ्लूइड हायरार्की थी या एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन था, तो इन सब चीज़ों को कैसे हम देखते हैं आज के कंटेक्स्ट में। आज जब हम रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं तो इस बात का अंग्रेज के उस समय के पॉलिसी से बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि लोग आज जिस तरीके से कास्ट को देख रहे हैं हकीकत में ऐसा कभी रहा ही ना हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगहों पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जो रियलिटी थी वो ये थी कि लोग सिर्फ एक ही जाति में बंद कर नहीं रह रहे थे, लोग एक ही ऑक्यूपेशन में बंद कर नहीं रहते थे। जो कुम्हार है वो खेती भी करता था, जो कुम्हार है वो अलग अलग व्यापार में अपने आप को हिस्सा भी लेता था। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने जानबूझकर फूट डालो राज करो की नीति के तहत पैदा किया और हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल बैरियर खड़ा किया और हम एक दूसरे से ही कंपेयर करते रह गए। उम्मीद है आपको मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया हो, पर्सपेक्टिव, जो ये एक अलग नज़रिया है जिस नज़रिए से हो सकता है कुछ लोग पहले से वाकिफ़ हों, कुछ लोग को पता हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया। तो हमें आज की जेनजी जनरेशन को ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वो किसी एक एजेंडा के तहत तो नहीं आया, क्या वो ग्राउंड रियलिटी थी। ऐसा हो सकता है कि हम जो पढ़ रहे हों वो हकीकत ना हो। तो इसके लिए हमें अपने विवेक और अपने एक कंस्ट्रक्टिव माइंड, एनालिटिकल माइंड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में, ताकि हम उन सारी चीज़ों को काउंटर कर सकें जो हमारे नेशन के थॉट के अगेंस्ट जाती है और हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सकें जो आगे ले जा सके, सोसाइटी को लिफ्ट कर सके बिना अपने ऊपर डाउट किए कि यार हम इतने श्रेष्ठ नहीं है या फिर हम उतने काबिल नहीं हैं क्योंकि हमारा पास्ट अच्छा नहीं रहा, जबकि इसके उलट हमारा पास्ट बहुत ग्लोरीफाइड रहा है। और मैं इसके बाद अगले वीडियो में एक और इसी से कनेक्टेड एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से अंग्रेज ने जो अलग अलग टूल्स हैं, विजुअल मीडिया और पॉलिटिकल टूल्स, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया, कैसे उन्होंने पेंटिंग का इस्तेमाल किया लोगों को तोड़ने में, कैसे फोटोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाई लोगों के मन में, जहन में साइकोलॉजिकली एक डिफरेंस पैदा करने में के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।